बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, TIR प्रिज्म डिस्पर्जन, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग पहले रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा लाइट बीम के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइट बीम क्या होगा? लाइट बीम बंडल ऑफ लाइट रे, यानी कलेक्शन ऑफ लाइट रे को हम लोग बोलेंगे लाइट बीम। एक सिंगल लाइट रे हमें लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को बताता है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कोई लाइट रे राइट साइड बना दें, ऐसे ये हमारा लाइट रे है, ये लाइट रे है। तो जो लाइट रे होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन एक साथ बहुत सारी लाइट रे होंगी, जैसे ये अगर हम बना दें ऐसे कि एक साथ बहुत सारी लाइट रे ऐसे, तो ये बंडल ऑफ लाइट रे है। और अगर ये बंडल ऑफ लाइट रे है तो इसको हम लोग बोला करेंगे बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड, बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड, इसे हम लोग बोलेंगे लाइट बीम। तो लाइट बीम जो है वो वास्तव में कलेक्शन ऑफ लाइट रे है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बंडल ऑफ लाइट रे, दैट इज लाइट बीम। अच्छा, एक सिंगल लाइट रे, ये बताओ, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को बताता है कौन? लाइट रे। ठीक है, तो जो एरो होगा वो लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब समझते हैं जरा, हम तीन तरीके की लाइट बीम का डिस्कशन करेंगे। तीन तरीके की, एक होता है पैरेलल लाइट बीम, एक होता है कन्वर्जिंग लाइट बीम, एक होता है डाइवर्जिंग लाइट बीम। तो जरा ध्यान दें, मैं तुमसे कहूं ऐसे अगर लाइट बीम है ऐसे, तो बताओ बेटा ये कैसा लाइट बीम है? तो आप कहेंगे सर ये पैरेलल लाइट बीम है, पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम। और पैरेलल लाइट बीम में यहां बताओ डायमीटर ऑफ लाइट बीम इधर, इधर या इधर, बताओ हर जगह डायमीटर ऑफ लाइट बीम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं डायमीटर ऑफ लाइट बीम, डायमीटर ऑफ लाइट बीम remains constant in propagation of light, in direction of propagation of light। लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो हम कहेंगे ये पैरेलल लाइट बीम है। अगर ऐसे लाइट बीम है, ऐसे कोई लाइट बीम है, तो ये बताओ लाइट बीम कैसा है? कन्वर्जिंग। इसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लाइट बीम। ये होगा कन्वर्जिंग लाइट बीम, ये हो जाएगा कन्वर्जिंग लाइट बीम। तो ये लाइट बीम देखो कन्वर्जिंग है, ये डायमीटर लगातार कम होता चला जा रहा है, डायमीटर लगातार कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे डायमीटर डिक्रीजेस in direction of light, लाइट के डायरेक्शन में डायमीटर डिक्रीज करता चला जाएगा। अगर ऐसे लाइट बीम हो, ऐसे, एरो बताइए लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन बता रहा है। ऐसे लाइट बीम है तो देखो यहां पे डायमीटर ये है, यहां डायमीटर ये है, यहां डायमीटर ये है, तो हम बोलेंगे डायमीटर increases in direction of light, लाइट की डायरेक्शन में डायमीटर लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी लाइट बीम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग। तो ये हमारा डाइवर्जिंग लाइट बीम कहा जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लाइट बीम। ठीक है,
अब लाइट बीम किस टाइप का है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है ऑप्टिक्स में। क्यों? हम लोग आगे चल के ऑब्जेक्ट को रियल वर्चुअल पढ़ेंगे, हम लोग आगे चल के इमेज को रियल वर्चुअल पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट का रियल या वर्चुअल होना इंसिडेंट रे का नेचर बताएगा कि वो इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। ऐसी इमेज का रियल या वर्चुअल होना रिफ्लेक्टेड रे का नेचर बताएगा कि वो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो समझते हैं जरा। तो पहले इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के लॉ की। तो आप सबको पता है कि जैसे मैं तुमसे कहूं ये कोई प्लेन बाउंड्री है, हमने इसको यहां पॉलिश कर दिया, इसे मिरर बना दिया। मैं आपसे कहूं ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो जेड एक्सिस है। तो ये बताओ बेटा, जेड एक्स प्लेन मिरर है, इसका नॉर्मल हो गया वाई। कोई लाइट रेस बोर्ड के प्लेन को रगड़ते हुए ऐसे आई, ये हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगी हम उस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे पहले नॉर्मल ऑफ बाउंड्री, नॉर्मल ऑफ मिरर। तो हम यहां पे पहले तो मिरर का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से उतने ही एंगल पे जाएगी जितने एंगल पे इंसिडेंट रे नॉर्मल से आया। यानी इंसिडेंट रे ने अगर नॉर्मल से आई एंगल बनाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से आई एंगल पे ही जाएगा। तो ध्यान दो, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये एंगल भी बताओ बेटा क्या हो गया, आई। और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कितने एंगल पे गया, आई एंगल पे गया। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहला लॉ तो देखो क्या है कि अगर ये इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में है तो नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में होगा। यानी इंसिडेंट रे, पहला लॉ, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल ऑफ बाउंड्री, नॉर्मल ऑफ बाउंड्री मतलब मिरर, एंड रिफ्लेक्टेड रे, and reflected ray all lie in same plane, all lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑफ द बाउंड्री ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही बोर्ड के प्लेन को रगड़ते हुए तो नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन को ग्रेज कर रहा होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन को ग्रेज कर रहा होगा। और दूसरा लॉ, angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से जिस एंगल पे जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये हमारा सेकंड लॉ। अब यहां पे एक टर्म होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब समझे जरा, मतलब समझे कैसे निकालेंगे डेविएशन एंगल। तो मैं तुमसे कहूं मैं ऐसे स्ट्रेट जा रहा था ऐसे, तो ये मेरा ओरिजिनल पाथ है।
अचानक से सामने एक बाउंड्री आ गई, एक दीवार आ गई और हम अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा घूम गए इधर, तो आप कहेंगे सर आपको जाना चाहिए था इधर, आप गए हैं इधर, तो ये जितना एंगल घूमे हैं उसी का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। तो वही बात हम यहां पर भी करेंगे कि सर ये हमारा इंसिडेंट रे था, देखो ऐसे जा रहा था और ऐसे जा रहा था और ये इसका ओरिजिनल पाथ था ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहता था, लेकिन अचानक से मिरर आया और मिरर आया तो मिरर से हुआ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से ये लाइट रे ऐसे जाने की बजाय इधर चला गया। तो बताओ ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना घूम गया डेल्टा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप मान लीजिए अगर ये मिरर ना होता, बाउंड्री ना होती, तो लाइट रे का पाथ होता स्ट्रेट लाइन ऐसे, और अचानक से मिरर आने की वजह से ये चला गया इधर, तो कितना एंगल घूमा डेल्टा। और बताओ ये डेल्टा कितना होगा, ये डेल्टा तो आप कहोगे ये पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, तो 180 में से 2i घटा दो तो डेल्टा आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस 2i। और ये बताओ किस सेंस में आया है घूम करके, ये बताओ हमारा सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कभी भी डेविएशन निकालना होगा तो यही तरीका होगा। अच्छा अगर एक से ज्यादा इवेंट हो रहे हैं, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो हम हर बार डेविएशन निकालेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। बस इतना याद रखेंगे, अगर कुछ क्लॉक है कुछ एंटी क्लॉक है तो क्लॉक और एंटी क्लॉक आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर सब क्लॉक हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, सब एंटी क्लॉक हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, कुछ क्लॉक कुछ एंटी क्लॉक हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट, अब देखते हैं भाई। ध्यान देना, मैं तुमसे कहूं यहां पर पहले तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा समझते हैं। ये मान लो एक प्लेन मिरर है, हम इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये क्लियर कर दें आपको कि इवेंट, इवेंट मतलब रिफ्लेक्शन का इवेंट या रिफ्रैक्शन, आगे बढ़ेंगे, अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। इवेंट के पहले वाली रे उन्हें बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और अगर इवेंट हो गया मतलब रिफ्लेक्टेड रे, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे बोलेंगे इमेज। यानी इवेंट के पहले वाली रे, इंसिडेंट रे जहां कट करेगी वहां होगा ऑब्जेक्ट, और इवेंट के बाद वाली रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगी वहां होगी इमेज। अब सवाल आता है ऑब्जेक्ट रियल या वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट का लेना देना इंसिडेंट रे से है, और इंसिडेंट रे का नेचर बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। तो ध्यान दीजिए, मैं तुमसे कहूं यहां पे हमने एक पॉइंट सोर्स, ये कोई ऑब्जेक्ट और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक बल्ब लगा दिया। तो बताओ ये बल्ब रियल है, हम इस बल्ब को छू के महसूस कर सकते हैं, ये रियल है। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से इमेज बनानी है तो हमें इससे कम से कम 2 रे निकालनी पड़ेंगी, ताकि हमको रिफ्लेक्शन के बाद 2 रे मिले, और वो दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां कट करेगी वहां बनेगी हमारी इमेज। तो ध्यान दीजिए, एक रे हमने ये वाली ली, बताओ ये वाली रे नॉर्मल के लॉन्ग गई तो आई कितना 0, तो आर भी कितना 0, ये लाइट इसी रास्ते पर बैक हो गई। इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। अब देखना एक ये वाली रे ली, तो यहां ड्रॉ कर दीजिए नॉर्मल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या इतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान देना ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा। अच्छा इस रे का आई 0 था,
तो आर भी 0 ही था। तो ये लाइट रे स्ट्रेट गई नॉर्मल के अलॉन्ग और नॉर्मल के अलॉन्ग वापस आ गई। अच्छा ध्यान दो, ये दोनों रे किस नेचर की हैं? ये दोनों रे डाइवर्जिंग। ये ऑब्जेक्ट कैसा? रियल ऑब्जेक्ट। आपको पता है एक बात और समझ में आ गई कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका लेना देना ये डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे जहां कट करेगी, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे जहां कट करेगी, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। ये बात पूरे ऑप्टिक्स में अब नहीं बदलेगी कि डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे अगर जब भी दिखेगी समझ जाओ ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। अब सुनो, रिफ्लेक्शन हुआ, एक रे रिफ्लेक्टेड रे ये, एक ये, बताओ ये आगे जाके रियल में कहीं कट नहीं करेगी। ये भी कैसी है? डाइवर्जिंग। देखो ये रे ऐसे डाइवर्ज कर रही है, ये रियल में कहीं कट नहीं करेगी। तो आप कहोगे इन्हें हम पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाने पर ये हमको यहां कट करती नजर आ रही है। तो बताओ ये जो नजर आ रही है कट करती, ये बन गई इमेज। बताओ ये इनका इंटरसेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, बताओ इनका इंटरसेक्शन ये रियल है कि वर्चुअल? तो आप कहना सर वर्चुअल। तो ये इमेज कैसी? वर्चुअल इमेज। अच्छा ये जो वर्चुअल इमेज बनी है ये किस टाइप की रिफ्लेक्टेड रे? आप कह रहे हैं डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया समझ लीजिए। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे जहां कट करती रियल ऑब्जेक्ट होता है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करती इमेज वर्चुअल होता है, राइट। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर फोकस नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ स्क्रीन लगा दें तो यहाँ इमेज नहीं फोकस होगी। हम वर्चुअल इमेज को फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। अब देखिए जरा, किसी ने कहा सर जरूरी हम यही दो रे लें, हम तो तीसरी रे भी निकालना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा आप कितनी भी रे ले लो हमेशा इमेज वही बनेगी। लेकिन अगर आप अपने डायग्राम को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो आप कम से कम कितनी रे लीजिए? 2। तो मान लो किसी ने ये रे ली, यहां हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल अगर थीटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा, ऐसे जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल थीटा। तो बताओ एक रिफ्लेक्टेड रे ये, एक ये, पीछे बढ़ाने पर इनका इंटरसेक्शन वर्चुअल, और ये वाली रे भी हमको यहीं कट करती नजर आएगी। आप कोई भी रे लीजिए, अब ये हमेशा यहीं कट करेगी। तो एक बात समझ में आ गई, प्लेन मिरर कहता है कि मेरे ऊपर अगर डाइवर्जिंग लाइट रे डालोगे तो ऑब्जेक्ट होगा रियल, हम रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करेंगे, इमेज बनाएंगे वर्चुअल। तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट वर्चुअल इमेज। क्लियर? अब देखो, और प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखो 1 और 2 को, ये आई है तो बताओ बेटा ये भी आई होगा, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, ये 90 ये 90, बताओ ये आई आई सेम, 90 90 सेम। तो बताओ दो एंगल बराबर और एक साइड देखो ये वाली कॉमन हो गई। अगर बताओ दो एंगल बराबर एक साइड कॉमन, ये आई आई बराबर 90 90 बराबर एक साइड कॉमन, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए? यूपी बोर्ड वाले बोलते थे सर्वांग सम। तो बताओ भाई अगर ये दूरी x तो क्या ये दूरी भी x? तो हमको एक बात और सीखने को मिल गई कि प्लेन मिरर की खास बात, जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे बनाएगा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट होगा रियल तो इमेज बनाएगा वर्चुअल, राइट। अब देखो, अब हम लोग दूसरी बात करें कि मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, ये प्लेन मिरर, इतनी बात एकदम क्लियर है। अगर हम बात करें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, ध्यान देना, हमने ऐसे लाइट रे डाला, एक इंसिडेंट रे ये, एक इंसिडेंट रे ये, बताओ ये दोनों इंसिडेंट रे किस नेचर की हैं? कन्वर्जिंग। आपसे कहा जाए इनका इंटरसेक्शन होगा ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल। तो तुम कह रहे हो अगर ये मिरर यहां ना होता तो ये लाइट रे यहां कहीं कट करती नजर आती,
बताओ नजर आती का मतलब ये रियल में कट कर रही है या वर्चुअल फीलिंग है? तो वर्चुअल फीलिंग है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी बताओ बेटा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कैसी रे? कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब सुनो इमेज बनाते हैं। तो जैसे ही लाइट रे यहां पड़ेगी तो यहां ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल, ये एंगल अगर थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल पे ही जाएगी। यहां नॉर्मल ड्रॉ करिए, अगर ये एंगल है आई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, ये आई। तो यहां पे बन रहा होगा इमेज। और अब देखना भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज कर गई और यहां कट कर गई। बताओ यहां रियल कट कर गई और रियल कट कर गई तो ये इमेज होगी रियल इमेज। और बताओ बेटा ये रियल इमेज इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लाइट रे, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रूल कभी नहीं बदलेगा पूरे ऑप्टिक्स में। अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है तो इमेज हमेशा होगी रियल, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे है तो ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल। और हम ये भी सीख गए कि अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर से x दूरी पर तो वर्चुअल इमेज भी मिरर से x दूरी पर होगा। तो बताओ तुम मुझे, प्लेन मिरर क्या कहता है कि हम रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाते हैं, राइट। और जितना दूर मिरर से होगा ऑब्जेक्ट उतना दूर होगा मिरर से इमेज। और प्लेन मिरर एक बात और कहता है कि ये डाइवर्जिंग लाइट डाली, हमने डाइवर्जिंग ही वापस किया, आपने कन्वर्जिंग लाइट डाली, हमने कन्वर्जिंग ही वापस किया। अगर पैरेलल लाइट डालोगे हम पैरेलल ही वापस करेंगे। तो प्लेन मिरर कहता मेरा पावर है जीरो, मुझ में कोई पावर नहीं है। आप पैरेलल लाइट डालोगे हम पैरेलल ही वापस करेंगे। तो प्लेन मिरर का पावर जीरो, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट, प्लेन मिरर का पावर जीरो होता है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। नोट करिए। रब कर दें बेटा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे कहें यहां पर कि हम इतना सीख गए हैं कि प्लेन मिरर के केस में जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर इमेज होगा। ऑब्जेक्ट रियल होगा, इमेज वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, इमेज रियल होगा। रियल ऑब्जेक्ट का लेना देना डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, वर्चुअल इमेज का लेना देना डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे का लेना देना वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे का लेना देना रियल इमेज। अब देखो, अगर हम इतनी बात समझ गए हैं तो ध्यान से देखिएगा। ये प्लेन मिरर है, ये मान लो ऑरिजिन है, और ये मान लो बेटा वाई जेड मिरर है। कौन सा? वाई जेड। ये ऑरिजिन है। यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है -a,0। ये दूरी हो गई बेटा a। अगर ये ऑरिजिन है तो इधर a दूरी पे -a,0 इसका कोऑर्डिनेट। तो इमेज बताओ किधर बनेगी? इधर a पीछे बनेगी। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट +a,0 +a,0। तो हम देखो एक बात सीख गए, अगर मिरर है वाई जेड तो इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो x होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट के अगर हमें कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो देखो x कोऑर्डिनेट अपोजिट हो गया इमेज में।
यानी प्लेन मिरर कहता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट का वो कोऑर्डिनेट रिवर्स कर देते हैं जो मिरर के नॉर्मल के अलोंग होता है, मिरर के नॉर्मल के अलोंग होता है। ध्यान देना, अगर यही ऑब्जेक्ट यहां चला जाए, मान लो यहां पहुंच जाए, ये बी ऊपर चला जाए, तो अब बताओ ऑब्जेक्ट यहां है, इसका कोऑर्डिनेट -a, b, तो बताओ बेटा जो इमेज बनेगी अब वो इस लाइन में यहां कहीं बनेगी, इस लाइन में, तो इमेज देखो यहां कहीं पहुंच जाएगी और इस इमेज का नया कोऑर्डिनेट बताओ, ये बताओ इधर ए था तो इधर ए, तो ये हो गया +a। अगर बताओ ये ऑरिजिन से ऊपर भी तो इमेज भी ऊपर भी, तो ये बताओ +b। तो बताओ जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हुआ और जो बताओ x कोऑर्डिनेट है वो रिवर्स हो गया। मिरर कौन सा था, yz, तो y कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल है। इसका मतलब हम अपना स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का वो कोऑर्डिनेट जो मिरर के नॉर्मल के अलोंग है वो इमेज में रिवर्स हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का वो कोऑर्डिनेट जो मिरर के पैरेलल है वो चेंज नहीं होगा। तो आप हमको बताइए, हम आपसे सवाल करें, ये मान लो एक प्लेन मिरर है, ध्यान से देखिएगा, और इसका XZ मिरर है, चलो XZ, तो बताओ इसका नॉर्मल कौन होगा। आप कह रहे हैं सर इसका नॉर्मल होगा भाई, या हवा में 3D में स्पेस में एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट है a, b, c, तो बताओ इसका इमेज यहाँ हवा में, उस इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो मिरर कौन सा, XZ, तो आपको पता है कौन सा कोऑर्डिनेट पलटेगा, y पलटेगा। x और z दोनों मिरर के पैरेलल हैं, वो कोऑर्डिनेट रिवर्स नहीं होंगे, तो x वाला a रहेगा, XZ का नॉर्मल y, तो y हो जाएगा -b, और z वाला भी सेम रहेगा c, ये इमेज का कोऑर्डिनेट। यानी हम सीख गए कि जो कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का मिरर के परपेंडिकुलर होगा वो रिवर्स हो जाएगा और जो कोऑर्डिनेट मिरर के पैरेलल होगा वो चेंज नहीं होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हटा दिए जाए। अब देखिए, अब हम यहां पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो प्लेन मिरर के बारे में हैं, उन्हें हम लोग ड्राइव भी कर लेंगे, उन्हें क्वेश्चन समझिए आप, लेकिन वो अच्छे स्टूडेंट को वो रिजल्ट पहले से पता होते हैं। तो पहला लिखिए केस 1, इफ टू प्लेन मिरर्स, क्वेश्चन लिखिए, इफ टू प्लेन मिरर्स आर inclined, if two plane mirror are inclined at angle theta, if two plane mirrors are inclined at angle theta and a light ray is incident on first mirror and a light ray is incident on first mirror and again reflected ray is incident on second mirror and again reflected ray is incident on second mirror, then final reflected ray is deviated by angle 360 degree minus 2 theta, deviated by angle 360 minus 2 theta, और फुल स्टॉप वाला लिख लो, it does not depend on angle of incidence,
इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब समझो पहले क्या बोला मैंने कि दो प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल में है, कोई लाइट रे M1 मिरर पे पड़े, रिफ्लेक्शन के बाद M2 पर पहुंचे और M2 से रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकल जाए, यानी वो रे जो दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, दो लगातार रिफ्लेक्शन कर रहा है, वो लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से घूम चुका होगा 360 माइनस 2 थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर। यानी वो डेविएशन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि जब इंसिडेंट रे आया था पहले मिरर पे, जब इंसिडेंट हुआ था तो वो कितने एंगल पे हुआ था, इस बात पर वो डिपेंड नहीं करेगा। यानी वो डेविएशन, दो रिफ्लेक्शन के बाद का जो डेविएशन है वो केवल डिपेंड करता है मिरर के बीच के एंगल थीटा पर, राइट। तो समझें जरा, मैं इसको जरा डायग्राम बना के समझाऊं। देखिएगा जरा, ये एक प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है, ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है। क्या, और इन मिरर के बीच में एंगल कितना बेटा, थीटा। कह रहे हैं कोई लाइट रे जब M1 मिरर पे आया, ध्यान दीजिएगा जरा, कोई लाइट रे M1 पे आया, ऐसे आया, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, M1 पे आया, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो हम यहां ड्रॉ करेंगे नॉर्मल ऐसे। मान लो अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि दो रिफ्लेक्शन के बाद का जो डेविएशन है वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इस थीटा पे। कितने रिफ्लेक्शन के बाद, दो रिफ्लेक्शन के बाद। ये बात अच्छे समझिएगा कि दो रिफ्लेक्शन के बाद का डेविएशन एंगल बिटवीन मिरर पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां से हुआ ऐसे रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी होगा अल्फा। अब ये लाइट रे, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बताओ इस मिरर के लिए बन गई इंसिडेंट रे। तो यहां पे बताओ, फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे। अगर ये एंगल बीटा, तो बताओ जरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी नॉर्मल से कितने एंगल पे जाएगी, बीटा। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई और ये एंगल बेटा बीटा हो गया, और ये हमारी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, फाइनल रे, और ये हमारी इंसिडेंट रे थी। हमको ये साबित करना है कि इंसिडेंट रे जब आया और दो रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन यहां, दूसरा यहां, फिर बाहर निकला, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से घूम चुका है कितना एंगल, 360 माइनस 2 थीटा, और जहां पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मिरर है। तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। अरे तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये जो डॉट 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 है, डॉटेड लाइन, ये इस मिरर का परपेंडिकुलर है। तो अगर ये अल्फा है तो ये बेटा 90 माइनस अल्फा। ये बताओ जो डॉट 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 है ये इस मिरर का परपेंडिकुलर, तो अगर ये बीटा तो ये होगा 90 माइनस बीटा। क्या इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, यस। तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा 180 के बराबर, 90 90 180 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो अल्फा बीटा का सम किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अब ध्यान देना, अब हम निकालने जा रहे हैं डेविएशन। तो ध्यान दीजिएगा जरा, कैसे निकालते थे डेविएशन, ध्यान देना। ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, अगर ये मिरर ना होता है M1 तो ये लाइट रे ऐसे जाता है स्ट्रेट। तो ये बताओ अपने ओरिजिनल पाथ से इधर चला गया, इतना एंगल घूम गया, तो बताओ जो डेल्टा 1 है वो कितना होगा। तो ये पूरी लाइन 180 की, 180 में से कितना कम कर दो, 2 अल्फा, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। किस सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आओ जरा डेल्टा 2, ध्यान देना। अब ये देखो लाइट रे ऐसे जा रहा है, अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट रे एकदम स्ट्रेट ऐसे जाता, और ऐसे जाता तो ये जाना चाहिए ऐसे, और अचानक से चला गया इधर, इतना एंगल घूमा डेल्टा 2। तो जो दूसरा डेविएशन है बताओ वो कितना है, ये पूरी लाइन 180 की होती
और इस 180 में से ये 2 बीटा घटा दो तो डेल्टा 2 हो गया 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों बताओ सेम सेंस में है, तो डेल्टा हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों को ऐड कर दो बेटा, ऐड करो 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पहले ही थीटा हो गया, तो डेल्टा नेट हो गया 360 डिग्री माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज आ गया इस सवाल में। तो ये देखो मैंने साबित कर दिया कि दो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद का जो डेल्टा है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मिरर के बीच के एंगल पे, और ये डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा। ये ध्यान देना, ये डेविएशन कितने रिफ्लेक्शन के बाद का है, तो आपका जवाब होगा 2 रिफ्लेक्शन के बाद का, राइट। आप इसे नोट कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे कर लें, ध्यान से देखना, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे कर लें कि हम पहला ऐसे जा रहे थे स्ट्रेट, पहला टर्न घूमे 30 डिग्री, अगली बार घूमे 60 डिग्री, तो टोटल डेविएशन 90 डिग्री। तो क्यों ना हम एक काम करें, इनिशियल डायरेक्शन ये हमारी और फाइनल ये है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का सीधा एंगल क्यों ना देख लें। तो ध्यान देना, ये कितना 2 अल्फा, ये कितना 2 बीटा, तो ये कितना, ये होगा 180 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 180 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है थीटा। अब देखिएगा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये पूरी लाइन है 180 की, ये पूरी लाइन है 180 की, तो 180 में से 180 माइनस 2 थीटा घटाओ तो ये 2 थीटा। अब देखना ये था ओरिजिनल डायरेक्शन इंसिडेंट रे, और ये है फाइनल डायरेक्शन, देखना फाइनल डायरेक्शन देखो, ये है फाइनल डायरेक्शन, ये जा रहा रे ऐसे, तो ध्यान से देखना ये मार्कर, ये इंसिडेंट रे, और ये ऐसे घूमा और घूम के ऐसे गया, तो ये बेटा इतना एंगल घूमा है, ये है डेल्टा नेट। और अगर हम कहें फिर से देखिए, ये ऐसे आ रहा था और यहां से घूम करके ऐसे गया, तो ये एंगल है डेविएशन। बताओ पूरा सर्कल कितना होता है 360, उसमें से कितना छोड़ दो 2 थीटा, तो ये हो गया 360 माइनस 2 थीटा, और ये देखो एंटी क्लॉकवाइज आ गया है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, अब देखिए केस 2, केस 2 लिखे, देखें एलाइड रे पैरेलल टू सेकंड मिरर, एलाइड रे पैरेलल टू सेकंड मिरर is incident on first mirror, light ray parallel to second mirror is incident on first mirror, and final ray reflected by second mirror, and final ray reflected by second mirror is parallel to first mirror, is parallel to first mirror, then angle between the mirror is 60 degree, then angle between the mirror is 60 degree। ठीक है, तो समझिए जरा, समझते हैं जरा क्या कह रहे हैं हमसे, सवाल पढ़ लो। कह रहे हैं ये मान लो 2 प्लेन मिरर हैं, इसको हमने नाम दे दिया M1, इसका नाम रख दिया M2। कह रहे हैं कोई लाइट रे
जब पहले मिरर पे आ रहा है तो दूसरे के पैरेलल आ रहा है, और जब दूसरे से रिफ्लेक्शन करके गया तो पहले के पैरेलल गया। अगर ऐसा है तो मिरर के बीच में एंगल पक्का 60 डिग्री होगा। तो ये एक ज्योमेट्री का सवाल है, आप इसे क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा जब M1 पे आया तो M2 के पैरेलल, तो ध्यान दो ये इंसिडेंट रे आया, या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू, इंसिडेंट रे पैरेलल टू M2 मिरर, इंसिडेंट रे पैरेलल टू M2 मिरर। ध्यान देना, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक। अब देखना यहां से लाइट रे रिफ्लेक्शन करके दूसरे मिरर पे पहुंचा, यहां फिर नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बताओ जब दूसरे से रिफ्लेक्शन हुआ तो पहले के पैरेलल गया, यानी ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी फाइनल रे, फाइनल रे पैरेलल टू M1, यही तो बोला गया। अगर ऐसा है तो ये एंगल हमको पता करना है, और कहा गया कि 60 डिग्री होगा। तो चलो निकालते हैं। बताओ ये लाइट रे अगर इसके पैरेलल आया तो अगर ये थीटा, तो बताओ ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, जिसे बोलते थे करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी माध्यम के छात्र बोलते थे संगत कोण। तो ये थीटा, तो बताओ ये कितना, 90 माइनस थीटा। तो बताओ इस रे का नॉर्मल से एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना, थीटा होगा। अब आ जाओ, ये वाली रे अगर इसके पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना, थीटा। तो बताओ ये 3 थीटा, ट्रायंगल के अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा बेटा, 60 डिग्री। नोट करिए, नोट करिए। और अब लिखिए केस 3, केस 3। ठीक है, केस 3 लिखें। कीपिंग द incident ray fixed, keeping the incident ray fixed, if mirror is rotated, if mirror is rotated, if mirror is rotated y angle, if mirror is rotated y angle theta, then reflected ray rotate, then reflected ray rotate y angle 2 theta, then reflected ray rotate by angle 2 theta in same sense, in same sense, right। मतलब समझो, कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे को अगर हम फिक्स रखें, मिरर को घुमा दे मान लो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो घूम जाएगा 60 डिग्री सेम सेंस में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यानी जिस सेंस में तुम मिरर को घुमाओगे उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा, लेकिन डबल एंगल घूमेगा। यानी रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन मिरर के रोटेशन का डबल होगा, लेकिन रोटेशन का सेंस सेम होगा। अब देखो जरा, अब देखते हैं जरा। मैं तुमसे कहूं ये है हमारा मिरर, थोड़ा डायग्राम मेरे साथ बनाते चलिएगा, नहीं तो काफी ज्यादा ही रे हमको दिखाई देगी। मिरर को घुमाएंगे तो डायग्राम काफी थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ बनाते चलें। ये मिरर का इनिशियल पोजीशन है, तो हमने इसको M1 बोल दिया, मिरर का इनिशियल पोजीशन। तो चाहो तो हम इसको बोल दें M इनिशियल, ठीक। ये था हमारा इंसिडेंट रे, थोड़ा सा मेरे साथ बनाते चलिएगा। ये इंसिडेंट रे, इसका नाम रख दिया हमने I, और ये बेटा फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे नहीं घूमेगा। इस पॉइंट पे पड़ा, यहां ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ये एंगल होगा I, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, आई। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे एंगल आई। बढ़िया समझिएगा। तो ये बताओ मिरर का नॉर्मल इनिशियल और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल। हमको ये साबित करना है कि अगर हम मिरर को घुमाएंगे थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो घूमेगी टू थीटा सेम डायरेक्शन में। ठीक, अब देखना जरा, हम इस मिरर को थीटा एंगल एंटी क्लॉक घुमाने जा रहे हैं और ये प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉक ही टू थीटा घूमेगी। तो ध्यान दो, अगर हम कहें ऐसे, अगर हम कहें ऐसे, ऐसे ये एंगल थीटा घुमा दिया किसको, मिरर को, तो ये मिरर की फाइनल पोजीशन। अच्छा, इंसिडेंट रे तो यही रहेगी। अगर मिरर थीटा घूमा तो बताओ इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा भी यही होगा कि नॉर्मल भी घूम जाएगा। तो अब तुम करो सर इसका नया नॉर्मल यहां कहीं होगा ऐसे, और ये नॉर्मल भी थीटा घूमेगा और ये नॉर्मल हो गया फाइनल। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये बताओ नए नॉर्मल से आई माइनस थीटा एंगल पे होगा, ये पूरा आई था। तो बताओ जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी नए नॉर्मल से, ऐसे मान लो रिफ्लेक्टेड रे गया, ये एंगल होगा आई माइनस थीटा। तो समझो बेटा ये था आई, ये था आई कितना, टू आई, ये हुआ आई माइनस थीटा, ये आई माइनस थीटा, टू आई माइनस टू थीटा। तो बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गया, टू थीटा। ये हो गया आर फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। फिर से समझिए, ये आई माइनस थीटा, ये आई माइनस थीटा, यहां से लेके यहां तक पूरा टू आई, ये हो गया टू आई माइनस टू थीटा। तो टू आई में से टू आई माइनस टू थीटा घटाओ, टू थीटा आ गया। तो हमने देखा रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा घूमा, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। मिरर को घुमाया था थीटा एंटी क्लॉकवाइज। बोलो भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मिरर को घुमाएंगे ओमेगा एंगुलर स्पीड से तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा टू ओमेगा एंगुलर स्पीड से? ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी मिरर के घूमने की एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे के घूमने की एंगुलर स्पीड टू ओमेगा होगी। नोट करिए। अब आइए भाई केस 4। केस 4 देखिए, अभी हमने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा था, मिरर को घुमाया था और रिफ्लेक्टेड रे का घूमना देखा था। अब लिखें केस 4 में, कीपिंग द मिरर पोजीशन फिक्स्ड, कीपिंग द मिरर पोजीशन फिक्स्ड, कीपिंग द मिरर पोजीशन फिक्स्ड, कॉमा करके लिखिए, इफ इंसिडेंट रे, if incident ray is rotated, if incident ray is rotated by angle theta, incident ray is rotated by angle theta, then reflected ray, then reflected ray also rotate, also rotate by angle theta but in opposite sense. What? in opposite sense, मतलब समझो, कह रहे हैं अगर मिरर को फिक्स कर दें, इंसिडेंट रे को अगर थीटा एंटी क्लॉक घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा ही घूमेगा लेकिन क्लॉक घूम जाएगा अपोजिट सेंस में। बहुत आसान है, हम इसको दिखा दे रहे हैं। बताओ बेटा, ये मिरर को करा गया है फिक्स, तो हमने पहले मिरर से कहा आप नहीं घूम सकते, आप फिक्स्ड है। ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है इंसिडेंट रे पहले, तो ये हमारा आई इनिशियल, यहां ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और ये नॉर्मल भी होगा फिक्स्ड। क्यों नॉर्मल होगा फिक्स्ड? क्योंकि मिरर फिक्स्ड है तो नॉर्मल भी फिक्स्ड होगा। और ये एंगल बताओ बेटा, अगर आई, अगर बताओ बेटा ये एंगल आई, तो बताइए आप हमको जरा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी कितने एंगल पे जाएगा, आई पे जाएगा, ये आई होगा। और ये हमारा आर इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे,
अब देखना, अब हमने अपना इंसिडेंट रे ऐसे भेजा, ऐसे, ये नया इंसिडेंट रे आई फाइनल, और इसको हमने थीटा घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ बेटा, मिरर वही तो नॉर्मल भी वही, मिरर नहीं घूमा तो नॉर्मल नहीं घूमा। अब बताओ, नया इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल, आई प्लस थीटा, तो नया रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से कितने एंगल पे जाएगा, आई प्लस थीटा। तो नया रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, और ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा, तो ये अगर आई तो ये कितना थीटा, और ये हो गया फाइनल रे। तो हमने क्या देखा कि अगर इंसिडेंट रे को घुमाया थीटा एंटी क्लॉक, तो रिफ्लेक्टेड रे घुमा थीटा क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे को घुमाए ओमेगा से एंटी क्लॉक, तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा ओमेगा से क्लॉकवाइज, अपोजिट सेंस में। नोट करिए। राइट। अब हम इनको मिलाकर के एक सवाल बना दें, आप जवाब दीजिएगा जरा। ये एक प्लेन मिरर, ये एक इंसिडेंट रे, यहां पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई तो ये भी आई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस इंसिडेंट रे को घुमाएं, इंसिडेंट रे का ओमेगा है 20 रेडियन पर सेकेंड, किस सेंस में, क्लॉकवाइज, और मिरर का जो ओमेगा है वो है मान लो 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमसे कहा जाए रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा निकालिए। तो ध्यान से देखना, मिरर घूमता था अगर ओमेगा से, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमता था 2 ओमेगा से उसी डायरेक्शन में। तो ये देखो, मिरर घूम रहा 10 से क्लॉक, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉक, इसकी वजह से। अब आओ जरा इसकी वजह से, अगर इंसिडेंट रे घूमता था ओमेगा से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमता था ओमेगा से, अपोजिट सेंस में। तो ये घूम रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड क्लॉक, तो इसकी वजह से हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉक। तो ये हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉक। तो ये बताओ 20 क्लॉक, ये 20 एंटी क्लॉक, तो इस रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा 0, रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा क्या होगा, 0। यानी यहां रिफ्लेक्टेड रे में कोई भी रोटेशन नजर नहीं आएगा। नोट कर लीजिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, आप लोग से नोट करिए, हम लोग कल मिलते हैं इसके आगे।